नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बुलेटिन की शुरुआत में आपको दिखाएंगे आज की 5 बड़ी खबरें। जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है, तो वहीं सपा विधायक ने ऐसी क्या मांग कर ली जिस पर अब सियासी बवाल मच गया है। हालांकि जेल में बंद सपा सांसद आजम की यूनिवर्सिटी पर भी अब बंद होने का खतरा है। इसके अलावा प्रदेश में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं सुपर टेक अमराल्ड केस में गठित एसआईटी को ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं जिनसे पता चल सकेगा कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए। तो मिशन 2022 पर सियासतदान है, इसके साथ ही इरफान की मांग पर संग्राम भी जारी है और आजम की यूनिवर्सिटी बंद होगी, अब ये भी सवाल है। इसके साथ ही अमराल्ड केस में भी अहम सबूत एसआईटी की टीम के हाथ लगे हैं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई शराब। लखनऊ के रास्ते बिहार ले जाई जा रही थी शराब। हरियाणा से बिहार में सप्लाई के लिए शराब ले जाई जा रही थी और पुलिस ने चिन्हट चौराहे पर कार से अवैध शराब पकड़ी है। पकड़े जाने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि अब इस कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। लखनऊ के रास्ते बिहार शराब ले जाई जा रही थी। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि हरियाणा से बिहार में सप्लाई की जा रही थी शराब और अवैध शराब की बरामदगी की गई है, लेकिन मौके से ड्राइवर फरार है। और अब खबर कानपुर से है, जहां किदवई नगर इलाके में एक कार आग का गोला बन गई। खड़ी कार में आग लगने से भगदड़ की स्थिति हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। तो कानपुर के किदवई नगर का ये मामला है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं है। अब हमको तो नहीं कहीं भेजने की जरूरत है ना, सब नहीं भैया मैं कर लूंगा। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामे की खबर सामने आई है, जहां कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसी मामले को लेकर छात्रों के प्रदर्शन की बात सामने आई है। बता दें कि यहां 2 दिन पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैंपस की तस्वीरें हैं। किसी बात को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले भी इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला था। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखने को मिली। अब से 2 दिन पहले भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें ये दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 पक्षों में किसी बात को लेकर भिड़ंत हुई थी और उसके बाद प्रदर्शन भी किया गया। वहीं नोएडा में नाराज वकीलों ने कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया और साथ ही अधिवक्ता के साथ बदसलूकी पर नाराजगी जाहिर की गई। अधिवक्ताओं की माने तो फेज 2 थाना पुलिस की ज्यादती की वजह से उन्होंने घेराव किया। इनका कहना है कि एक अधिवक्ता को पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा। नाराज वकीलों ने पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। नोएडा फेज 2 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाराज वकीलों ने प्रदर्शन किया है। कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और साथ ही अधिवक्ता के साथ बदसलूकी पर प्रदर्शन हुआ। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी में शादी का झांसा देकर युवती का अपहरण करने के बाद उसका धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। रसूलपुर कांची गांव में प्रेमी के बहकावे में आकर युवती साल भर पहले अपनी शादी के लिए 1 दिन पहले शादी से पहले भाग गई थी। प्रेमी उसे अपने मामा के घर लेकर पहुंचा। लगभग 1 महीने तक उसे बंधक बनाकर रखा। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। युवती ने प्रेमी से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन प्रेमी, उसके भाई और मामा ने दूसरे युवक से उसकी शादी करा दी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शादी का झांसा देकर युवती का धर्म परिवर्तन करवाया गया। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में पूर्व बीजेपी सांसद कंवर सिंह पर मामला दर्ज किया गया है। 65 करोड़ से ज्यादा के गबन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें आपको कि गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण कराने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई
और ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अमरोहा से 2014 में सांसद रह चुके हैं कंवर सिंह तंवर और उन पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण कराने का मामला था और ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है। रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक और अधिगृहित प्रतिनिधि अमूल्य कुमार मिश्रा ने इस बात की शिकायत की थी। और अब बड़ी जानकारी देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी छोड़ने के लिए बागियों पर दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा के विधायक उमेश शर्मा काऊ के मामले में हरक सिंह रावत ने ये बयान दिया। बीजेपी में शामिल हुए सभी नेताओं का नहीं हो रहा सम्मान। विधायक के साथ अभद्रता के मामले में जल्द होगी नेताओं की बैठक। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उमेश शर्मा से अभद्रता के मामले में बागी गुट नाराज है। मालूम कि किसके इशारे पर कुछ लोग इस तरह माननीय विधायक जी के खिलाफ, कभी दूसरे के खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। जो लोग इस तरह का कोशिश कर रहे हैं वो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश रच रहे हैं। उधर पूरे मामले पर रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उमेश शर्मा ने कहा कि मामले में बीजेपी के संगठन से शिकायत की गई है। मेरे खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में संगठन मेरे साथ नहीं रहा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथी लोग हैं। उनका जो निर्णय होगा मैं उनके साथ हूँ। अगर बात नहीं मानी तो क्या अपने संगठन में चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा मेरे साथी कहाँ करो, ये पीछे कहाँ हो मंत्री भी हैं, कुछ विधायक हैं, वो उनको भी मैं अपना दर्द बता चुका हूँ। अब वो भी जो बैठ के निर्णय करेंगे मैं उस निर्णय के साथ। दर्द है क्या? आपका दर्द क्या है? क्या आप सब जानते हो? 5 साल करो यार। पिछला चुनाव जब मैं लड़ा, एक संगठन तब भी मेरे साथ नहीं था। अब बाकी 4 साल आप खुद ही देखते हैं, आपको मालूम है। और उनके बाद ये जो 6 महीने में रोज मीटिंग होती मेरे खिलाफ। विनोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। विनोद, उमेश शर्मा काऊ ने एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि भाजपा संगठन इस पूरे मामले की जांच करे। इसकी शिकायत उन्होंने एक बार फिर से करने की बात कही। जी बिल्कुल जया, देखिए आपने सही कहा। और आज पार्टी आलाकमान को शिकायत देकर आज उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, आज देहरादून पहुंचे हैं और आज मीडिया से बातचीत करते उन्होंने साफ तौर पर बताया है। और जिस तरह से अभी 3 दिन पुराना ये मामला है, जब पार्टी के ही पदाधिकारी विधायक के साथ में बदतमीजी कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। पूरा मामला अभी पार्टी की संगठन के संज्ञान में है। आखिरकार इस पर पूरी एक जांच कमेटी बैठाई गई है और जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई करने की बात संगठन की ओर से की जा रही है। लेकिन उमेश शर्मा काऊ के सपोर्ट में कई ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो 2016 में भाजपा का जिन्होंने दामन थामा था, चाहे वो सुबोध उनियाल हो, हरक सिंह रावत हो, रेखा आर्य हो या तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज का भी इसी में नाम आता है। उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट अब उमेश शर्मा काऊ को मिलता जा रहा है, जिसमें अभी हरक सिंह रावत ने भी साफ तौर पर कहा कि पार्टी में जब कोई आता है तो सम्मान उसका होना चाहिए और जिस तरह से सम्मान नहीं हो पा रहा है पिछले 4 सालों से। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया उमेश शर्मा काऊ को लेकर। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने मिशन 2022 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। अयोध्या के रुदौली से उन्होंने हुंकार भरी और मुस्लिमों के हिस्सेदारी और हक की बात की। आगामी चुनावों को लेकर कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत और तैयारी से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो वहीं लखनऊ में अतीक परिवार को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, प्रदेश है। यहाँ पर हर बिरादरी की, यहाँ पर उनकी एक सियासी ताकत है, उनकी एक पहचान है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है,
अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। वहीं ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बीजेपी और कांग्रेस ने हमला किया और भाजपा ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी ओवैसी को आड़े हाथों लिया। देखिए, आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं, खास तौर से जिनका नाम आपने लिया अतीक जी, ये लोग हमेशा राजनीति में बने रहना चाहते हैं ताकि उनको एक संवैधानिक संरक्षण, उनका थोड़ा एक पब्लिक फेस हो और प्रशासन उनसे थोड़ा घबराए। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ अपनी पहचान को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। और ओवैसी जी का भी क्या है, उनका भी तो नफरत की राजनीति करते हैं। तो ओवैसी की पार्टी में सब ऐसे ही लोग जाएंगे और ऐसे लोग जब जाएंगे तो जनता उनको रिजेक्ट करेगी। पहले अयोध्या से चिढ़कर उसका पुराना नाम फैजाबाद इस्तेमाल करना अपने पोस्टर में, अपने शब्दों में, और फिर अब सांप्रदायिकता के कारण से उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद की पत्नी को अपनी पार्टी AIMIM में शामिल कराना, यह ओवैसी जैसों की मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी इनकी यह जिन्ना वाली जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। ओवैसी साहब कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ओवैसी वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी अपनी दुकानें चलाते थे और उसके बाद साथ में सरकारें चलाते थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। एक ADR की रिपोर्ट कहती है, ओवैसी साहब ने खुद बताया कि बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता विधायक मंत्री हैं, और दूसरी तरफ ओवैसी साहब भी उसी तरीके से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है ओवैसी के पास। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी के पत्र को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। विधानसभा में नमाज के लिए प्रेयर हॉल की मांग करने पर सियासी पारा चढ़ चुका है। भाजपा का कहना है कि इबादत के लिए मस्जिदें हैं, तो ओवैसी ने भी इस पर अपनी राय रखी। दरअसल इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रेयर हॉल की मांग की ताकि नमाज के वक्त मुस्लिम विधायक यहाँ वहां इबादत ना करें। मेरा कहना यह है कि जब विधानसभा चलती है तो उस समय महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, हम ही नहीं तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के लगाते हैं। और क्योंकि नमाज हमारी 1 बजे वाली 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली जैसे जैसे टाइम है, तो अगर एक छोटा सा रूम, हमने मस्जिद का नाम नहीं लिया है, हमने प्रेयर रूम का नाम लिया है। अगर हृदय नारायण दीक्षित जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वो अच्छा समझे तो बना दे, नहीं अच्छा समझे कोई। कहीं ना कहीं ये चुनाव से भी प्रेरित दिख रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि उनको विधायक जनता ने बनाया है विधानसभा के अंदर मंडप बनवाने के लिए या उनका कोई इबादत गृह बनाने के लिए नहीं हुआ है। उस विधान मंडप में वो गए हैं जनता की समस्या उठाने के लिए, इबादत करने के लिए। खूब मस्जिदें उनकी सरकार में बनी हैं और उनके घर में भी इबादत गृह होगा, वहाँ पर इबादत करें, उसके लिए वो स्वतंत्र है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाज़त देता है। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही संबोधन में चुनावी एजेंडे के अलावा मिशन 2022 को लेकर तस्वीर साफ की। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनने पर मूर्ति और स्मारक नहीं बनाएंगे, बल्कि हर वर्ग का ख्याल रखेंगे और यूपी की सूरत बदलेंगे। तो गांव-गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे। मायावती ने जो बड़ी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। सपा भाजपा की सोच पूंजीवादी है, ना हमने हवाई बातें की और ना ही जनता को छलने का काम किया। बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर
मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। मेरी 4 रही सरकारों में मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में तो दिल्ली के नज़दीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियाँ आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली 4 रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियाँ आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने ठोक के भाव कर दिया, कई गुना ज़्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। मायावती ने चुनाव में हुंकार भर दी है, लेकिन भाजपा का कहना है कि उन्हें चुनाव की वजह से ब्राह्मण याद आ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ग बहुत समझदार है। प्रश्न है कि किस आधार पर इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, किस नफरत की आंधी को लेकर पश्चिम से पूरब तक इन्होंने द्रोह पैदा किए, जातियों में संघर्ष करवाया। वह समाज जो जाति के भेद को समाप्त कर रहा था उसको इन्होंने खोद कर और मध्य किया, बीच में लाए, नफरत के बीज बोए। और इनका जब शासन काल था तो ज़रा नौकरियों को देखिए, ज़रा रोज़गार जब बट रहे थे किसको रोज़गार मिले? जाति विशेष को रोज़गार मिले। जो लोग खुद जातिवाद करते हैं, जो चाहते ये हैं कि हम एक जाति के वोट पर ही और एकदम अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रहें, जातिवादी की राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बात कहें, ये बहुत अशोभनीय है। बेशक बसपा अध्यक्ष मायावती ब्राह्मण वोट का दावा कर रही हैं, लेकिन अयोध्या में संतों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। बहन जी को धन्यवाद, देर आए दुरुस्त आए। वही बहन जी हैं जो कहा करती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। वही बहन जी की व्यवस्था है, उनकी पार्टी की जो प्रमुख ब्राह्मण चेहरे हैं, जो आज प्रबुद्ध और ब्राह्मण सम्मेलन लगातार करा रहे हैं, जिनके शासनकाल में अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का मामला था, तब जब मुलायम सिंह से इनकी दोस्ती हुई तो इन्होंने कहा कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ब्राह्मण अभी तक भूला नहीं, ब्राह्मण को बाकायदे याद है। प्रबुद्ध वर्ग है और सृष्टि के आरंभ से लेकर के और अभी तक ब्राह्मण जो है तो सबका शुभचिंतक रहा है, सभी वर्गों के लिए हमेशा ईश्वर से आराधना करता रहा है। और यही कारण है कि आज सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी लाभ के लिए ब्राह्मण को खुश करने में लगी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ब्राह्मणों का दमन सबने किया है। ब्राह्मण समाज एक ऐसा बुद्धिजीवी है कि उसको ये पता लगाना कि किस पार्टी में जाएगा, कैसे जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। हर पार्टी चाहते हैं कि हमारे पार्टी में आवे, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्राह्मण कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस रूप में जाएगा और कब किसको धोखा दे देगा, यह कोई पता नहीं है। इसलिए चाहे कितनों सम्मेलन किया जाए, चाहे कितनों प्रलोभन दिया जाए, लेकिन एक तो ब्राह्मण समाज एकता में है ही नहीं उनमें। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कन्नौज में दूध से भरा हुआ टैंकर पलटा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसके बाद दूध लूटने के लिए लोगों की होड़ मची। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कन्नौज की ये तस्वीरें हैं। बाल्टियों में दूध भरते ग्रामीणों का वीडियो वायरल हो रहा है और तहापुर गांव के पास ही ये घटना है।